हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनिमे स्पीकर पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइजू नंबर 8 की मांगा सीजन 2 की एपिसोड 1 को। तो मैं इस वीडियो में हर एक छोटी छोटी चीजों को कवर करूंगी, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर रोज न्यू एनिमे लेकर आती हूँ, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको कोई एनिमे देखना है जो कि इंग्लिश में है और आपको हिंदी में नहीं मिल रहा, तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए जरूर से हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। और एक और छोटी सी बात, मैंने अभी देखा कि डैन सीजन 2 का एपिसोड 2 कल आने वाला है, मतलब 11 जुलाई को आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पे लैम्प तो भाई और घर बहुत ही तेजी से हिल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिनेगामा सिटी को, भाई वहाँ पे तो और भी तेजी से भूकंप आ जाता है। एक बहुत ही बड़ा सा होल हो जाता है और उस होल के अंदर हमें कुछ रेड सा दिखाई देता है। भाई वो और कुछ नहीं होता, वो होती है रेड आंट्स, मतलब आंट समझते ही हो यार। तभी हम यहाँ पे देखते हैं सुनोमी को, जो कि अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आती है और वो देखती है कि निरोमी कहाँ है। भाई वो तो उसे मिल ही नहीं रही होती, वो चिल्ला के बोलती है कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। उसे ढूंढते ढूंढते भाई उसके गेट के पास चली जाती है। जैसे ही वो उसके रूम का गेट खोलती है, भाई वहाँ पे तो निरोमी होता है। वहाँ पे निरोमिया तो मिल जाता है, लेकिन वो तो जमीन पे लेटा हुआ होता है और वो सुनोमिया से कहता है कि प्लीज तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो, मतलब उधार पैसे यार। क्यों? ये बात सुन के अपना निरोमी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, कहते क्या पैसे? यार देख भाई, मेरे पैसे ना ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, मेरी सैलरी कट चुकी है, तो मेरे पास नहीं है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अलार्म बजता है किसी काइजू के आने का, मतलब अपीयर होने का। मतलब कि सभी को अनाउंस कर दिया जाता है कि अपने सूट बूट डाल लो, एकदम रेडी शेडी हो जाओ, बिकॉज हमने जाना है अटैक करने। उसके बाद तो भाई यहाँ पे वो एंड काइजूस बाहर निकल के सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे लोगों को फोन के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है कि तुम्हें सिनेगामा सिटी को छोड़ के R56 सिटी में जाना होगा अपने आप को बचाने के लिए। तभी हम आगे जाके देखते हैं वहाँ पे दो बच्चों को, भाई वो तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। उसमें से एक गर्ल, भाई उसके पैर में तो कुछ ज्यादा ही चोट लगी होती है। तभी यहाँ पे वो बॉय होता है, यानी कि उसका भाई होता है, वो सोचता है, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद होती है कि नारुमी उन दोनों को बचाने के लिए जरूर से आएगा। और जब वो आएगा ना, वो एक ही बारी में यहाँ पे जितने भी काइजूस है ना, आंट काइजूस, वो उन सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एंट काइजू आ जाता है भाई उन दोनों की तरफ, और ये दोनों तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वो तो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसको उम्मीद होती है कि नारुमी आएगा और उन दोनों को बचा लेगा और इन सभी को मार देगा। एंड तो भाई आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एकदम से एक झंझनाहट सी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे आ चुका था अपना नारुमी। भाई वो तो इतनी जोर से पंच मारता है उस आंट को, भाई वो तो गिर जाता है। यहाँ पे नारुमी उन दोनों को बचा लेता और वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नारुमी उसे डांटता और कहता है बेवकूफ, तुम बेवकूफ ही रहोगे लगता है, क्योंकि तुमने तो अपने से बड़े, अपने सीनियर के नाम को बिना टाइटल लगाए एड्रेस किया है। तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मैं जरूर से दूंगा। भाई आपको पता है कि वो पनिशमेंट क्या होती है? यहाँ पे नारुमी से बोलता है कि तुम घर जाओगे, वो भी जिंदा, और अपनी मम्मा के फोन से, उसकी मॉम के फोन से सोशल मीडिया में पोस्ट करना होगा कि नारुमी सबसे ज्यादा कूल है और बेस्ट है, और ये पोस्ट तुम्हें कम से कम 10 बार तो अपलोड करनी ही होगी। खैर उसके बाद यहाँ पे नारुमी सभी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी को सुरक्षित उनके शेल्टर तक पहुँचाया जाए। उसके बाद रही बात ये आंट्स की, इनको तो मैं अकेले ही निपटा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे नारुमी काफ्ता सुनोमी को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के रूम में रहना पड़ेगा और वहाँ पे रह के तुम सभी के सभी काइजूस को निपटा दोगे, ठीक है ना? और हाँ, बिल्कुल भी चालाकी मत करना, तुम्हारे पास सिर्फ यही मौका है, तुम अपनी स्पीड को और अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे काफ्ता को तो भाई अपनी जंगल वाली बात याद आ जाती है। वो कहता है हाँ, ये हमारे पास मौका है जहाँ पे मैं अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ और सभी को दिखा सकता हूँ
कि मैं आखिरकार क्या हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स हैं। उसी के बाद यहाँ पे ऑफिशियल रूम से इन सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे भी काफी सारे एंड काइजूस आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से, और यहाँ पे सभी को अलर्ट किया जाता है कि सभी के सभी यहाँ पे एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद तो यहाँ पे सुनोमिया अपने वेपन को बाहर निकालती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि उसकी तरफ काफी सारे काइजूस आ रहे हैं, तभी वो अपने वेपन की पावर को अनलिस्ट कर देती है, साथ ही में अपने सूट की भी। उसके बाद यहाँ पे रोमिया सिनोमिया के लीडर यानी कि स्नोमिया ऑर्डर देता है कि वो जाके स्नोमिया को बैकअप दे जाके, लेकिन अगर मामला काबू से बाहर जाता है तो ऐसा करना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्नोमिया के रास्ते में भाई काफी बड़ा सा मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे स्नोमिया तो भाई उसको तो काफी बुरी तरीके से काटती है। वो सोचती है यार इतनी स्पीड काफी नहीं है, मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, बढ़ाना होगा। तभी वो उस घटना को याद करती है जहाँ पे होशिनी काइजू नंबर 8 के साथ उसका सामना हुआ था, और वहाँ पे निमोनी को सुनोमी के इस कारनामे के बारे में भी पता चला था। वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि काफ्ता तो यहाँ पे सुनोमिया की काफी तारीफ करता है। यहाँ पे तो सिनोनिम को सुनोमी का स्टाइल इतना बुरा भी नहीं लगता। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे हम देखते हैं सिनोमिन के पीछे वाले काइजू को शूट कर देती है, और साथ ही में कहती है प्लेटर लीडर सिनोनिम, तुम्हें तो थोड़ा जंग के मैदान में सावधान रहने की बहुत जरूरत है। वो तो ये बात सुनकर अपनी बड़ी सी गन को निकालती है और रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे सिगामा नारोमी से कहता है भाई वो तो नारोमी से भी ज्यादा ताकतवर है, जबकि वो तो यार पहले साल में आया था। उसके बाद ये बात सुनकर तो वो काफी ज्यादा भड़कने लग जाता है। तो खैर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एंड काइजूस भाई वो तो काफी ज्यादा हो जाती हैं, वो तो जमीन से निकल रहे होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंड काइजूस ज्यादातर जमीनों में ही रहते हैं, बिकॉज जमीनों के अंदर तो ठंडक होती है ना, इसलिए एंड काइजूस तो ये सब कुछ तब करते हैं जब उन्हें मिशन मिला हो, यानी कि अंडरग्राउंड का मिशन। भाई ये तो पहली बार हुआ था। वो तो भाई काइजू से सरफेस के ऊपर निपट रहे थे भाई। जिसके बाद हाइसिकावा उन्हें कहते हैं कि काइजू यहाँ पे ये तो अपने नेचुरल बिहेवियर से तो काफी डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वैसे ऐसा हो सकता है कि ये घटना ताचिकावा बेस के जैसी हो। इसके बाद यहाँ पे हासिकावा कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो इनका लीडर यहीं कहीं धक्के खा रहा होगा। तो यहाँ पे उसको तो नोटिफिकेशन मिलती है कि काफी सारे काइजूस यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। ये सुनकर तो भाई वो तो मतलब काफी घबरा जाता है। तो वो वहाँ के मेंबर्स को एक्शन लेने के लिए कहता है। वहाँ पे तो सभी होते हैं और साथ ही में काफका भी होता है, और उस पर तो भाई ड्रोन से नजर रखी जा रही होती है। तभी यहाँ पे काफका तो अपने फेस पे एक जोर से चपेट मारता है, क्योंकि यहाँ पे काफका की जो भी ये हरकतें कर रहा है वो सभी की सभी हरकतें वो सभी तो टेम्परेस बेस 380 के बेस पे देखी जा रही होती है, और वहीं पे उसी बेस में तो भाई इसोई भी बैठा होता है। लेकिन यहाँ पे इसोई के साथ तो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, तो बस ये देखना चाहते हैं कि काइजू नंबर 8 सभी के साथ मिलकर, सभी मेंबर्स के साथ मिलकर कैसे काम करता है। तभी भाई यहाँ पे एंट मॉन्स्टर आ जाता है, और वो तो उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन अपना कास्का तो उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। हालांकि यहाँ पे वो उसको जोर से पंच भी मारता है, लेकिन उसको तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज भाई वो तो एक मॉन्स्टर है ना। के बाद यहाँ पे काफका अपने मुंह से एक एसिड निकालता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कास्का तो उस मॉन्स्टर को डॉज कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे कास्का ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो जाता है, और साथ ही साथ ऑपरेशन रूम में बताया जाता है कि यहाँ पे एक हाई पावर की रेटिंग हो रही है, जो कि होती है काइजू नंबर 8 की। लेकिन तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं कि भाई वो तो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाता। ये बात तो सभी को पता लग जाती है। भाई यहाँ पे सभी शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार कास्का ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ पे तो कास्का ही हैरान था भाई कि यार ऐसा क्या हो गया कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। तभी उसे बताया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक पावरफुल काइजू की रीडिंग आ रही थी, और वो तो भाई एक होजू काइजू होता है। ये सुनकर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो गाइस इसका फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ यार, मुझे एक और चीज पूछनी है कि मैं अपनी वॉइस ओवर करके वैसे एक्सप्लेन करूँ या फिर जैसे मैंने आज अपनी वीडियो भी ऐड की वैसे एक्सप्लेन करूँ। कैसे करूँ मुझे कमेंट करके बताओ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना।